ख़वातीन और हज़रात, गालिब के 223वें यौम विलादत के महीने का ये बहुत खास जलसा होता था, लेकिन जाहिर है कि कोविड की नजर है और मुख्तसर सा प्रोग्राम रिवायती तौर पर किया जा रहा है। और आज की इस प्रोग्राम के लिए मैं डॉक्टर ज़ियार कमल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसकी सदारत करने का खसूसी लेक्चर लोगों से दरख्वास्त है। डॉक्टर AR रहमान आलमी उर्दू ट्रस्ट के सदर से दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ। इसलिए कोविड-19 की जो है गवर्नमेंट की जो हिदायत है उन पर अमल करते हुए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और किसी तमहीद की जरूरत नहीं, बहुत मुख्तसर होगा। मैं सबसे पहले आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब रहमान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। और जाहिर है कि गालिब का इन्होंने तो बहुत फिल्म बनाई है और गालिब का रोल अदा किया है और कभी कभी तो ये गालिब के रूप में यहाँ आते आई। मोहतरम ज़ियार कमल साहब, मोहतरम प्रोफेसर शरीफ कासिम साहब, ख़वातीन हज़रात, ये वाकई एक खुशनसीबी मैं समझता हूँ। गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद साहब की मौजूदगी, उनका वजूद हमारे लिए मुबारक है, नेक फाल है कि ये गालिब को नहीं भूलते। गालिब साहब भूलने वाली चीज़ है भी नहीं। और अभी मैंने एक चैनल जहाँ था उसको बाइट देते हुए ये कहा कि गालिब का मामला ऐसा है कि गालिब को हमेशगी हासिल है और इसमें कोई मुबारका नहीं है। गालिब का नाम तो ता क़यामत रहेगा और ये गालिब पर कुछ भी कहना जो है वो बहुत यानी गैर जरूरी मैं इसलिए समझता हूँ कि गालिब पर इतना लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है कि या तो उनके किसी मखसूस उनकी शायरी या उनकी शख्सियत की किसी मखसूस आदमी पर कुछ बात अहम कहनी हो, कोई नई बात कहनी हो तो गालिब पर बोला जाए, वरना अभी हम प्रोफेसर शरीफ कासिम साहब का लेक्चर सुनेंगे ही। गालिब के बारे में बस मैं एक जुमला ये कहूँगा कि ये तहकीक है और मैं तहकीक कर रहा हूँ कि दुनिया में शेक्सपियर के बाद अगर किताबें लिखी गई हैं तादाद में तो वो गालिब पर लिखी गई हैं। और अभी मैं किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तर्जुमे के बारे में, लेकिन अभी तक जो चीज सामने आई है वो यही है कि गालिब की शायरी का जितनी जबानों में तर्जुमा हुआ, गालिबन किसी शायर की शायरी का तो नहीं हुआ। यानी मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो किसी शायर की शायरी का इतनी जबानों में तर्जुमा नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कल को ये नतीजा आए सामने जब तहकीक मुकम्मल हो जाए कि शायद किसी दूसरे शेक्सपियर के अलावा, शेक्सपियर ने तो शायरी भी की है, शेक्सपियर ने सिर्फ ड्रामे नहीं लिखे, सोनेट्स भी लिखे हैं, तो अगर उसको अलग कर दिया जाए तो शायद यही नतीजा आएगा कि गालिब की शायरी से ज्यादा किसी का तर्जुमा नहीं हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड अभी ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है वो बात कि ऑनलाइन प्रोग्राम लोग कर देते हैं, कई तंजीमें करती हैं मुशायरा वगैरह, लेकिन वो मैंने खुद चेक किया इस बात को कि बस वही लोग उसमें होते हैं जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना लैपटॉप सामने रख के, सुनने वाले उसको नहीं होते। लिहाजा ऐसी कोई भी तकरीब बहुत मौका समझी जानी चाहिए जिसमें 4-5 ही सही लोग लेकिन असालतन शिरकत करें। और ये गालिब का तो एजाज है ही, ये हमारे अकील साहब का भी एजाज है कि इन्होंने कि गालिबन कोई दूसरी तंजीम कुछ नहीं कर रही है आज गालिब के यौम विलादत पर। ना मैंने कहीं से कोई इन्विटेशन देखा, ना ऑनलाइन भी मैंने कुछ नहीं देखा। कोई ऑनलाइन कर रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरा कि गालिब पर कोई भी शख्स आज कुछ कर रहा है या कोई तंजीम। लेकिन ये गालिब एकेडमी को ये फख्र हासिल है और कि कुछ न कुछ ये भी एक एडवांटेज है बहुत बड़ी कि मदार गालिब यही मुगल में वाक़ है, तो उस पर गुलपोशी और फातिहा पढ़ने की सादत हम हासिल कर लेते हैं। तो लिहाजा आप तमाम हज़रात का मैं गालिब एकेडमी की तरफ से भी और आलमी उर्दू ट्रस्ट की तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, फातिहा में गुलपोशी में शरीक हुए और यहाँ मौजूद हैं। और अब हम सब प्रोफेसर शरीफ कासिम साहब का लेक्चर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। जैसा कि आपने कहा कि गालिब के तराजुम भी ज्यादा हुई हैं और किताबें भी तो बहुत लिखी गई हैं शेक्सपियर के बाद। तो जितनी हिंदुस्तान की जुबानें हैं उनमें तकरीबन सब पे हुआ था। हकीम साहब का एक प्रोग्राम था, मंसूबा था कि जो किसी जबान में तर्जुमा होता है या कुछ लिखा जाता है, रोमन में आप कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, देवनागरी में कर लीजिए, बंगला में कर लीजिए, लेकिन असल टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए उसको एक सदा की जरूरत होती है, आवाज की। असल टेक्स्ट को जैसे सदाबंदी के लिए उन्होंने कहा था कि गालिब का पूरा दीवान किसी ऐसी आवाज में उसको वो कर दिया जाए कि पूरी दुनिया के लोग उसे सुने। वो चीज अभी तक नहीं हो पाई है। तर्जुमा तो हुआ है, रोमन में हुआ है, लेकिन उसकी गालिब की शायरी की रूह तक पहुंचा नहीं जा सकता जब तक कि उनकी उस आवाज में जो गालिब ने जिस तरह से लिखा है उसको न सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और गालिब का जाहिर है कि तमाम जबानों में हुआ है, हिंदुस्तानी जबानों में, गैर मुल्की जबानों में, मशहूर मारूफ जबानों में, सभी में हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो आज जिनका लेक्चर होना है डॉक्टर शहीद हुसैन कासमी साहब का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साबिक सदर रह चुके हैं फारसी के, और फारसी पर इनका जो गालिब से जो ताल्लुक है वो ये कि हम ये कहते हैं कि गालिब जो है बेदिल के तर्ज में शायरी करते थे। तो आपका बेदिल पे बहुत बड़ा काम है, गालिब की फारसी शायरी खास तौर पर उसका बहुत काम है। और यहाँ गालिब अकेडमी में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें भी शामिल रहते हैं और वो हर साल कोई ना कोई पर्चा पढ़ते थे। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने किताब से। देखिए, मुझे कोई मजदूर नहीं पढ़ना। एक बहुत बड़े हादसे से उर्दू दुनिया अभी 2-3 दिन पहले रूबरू हुई है, और वो अफसोसनाक वफात है जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब की। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ मौजूआत पर काम किया, जिस कदर एतमाद से किया, और जिस कदर उनके कामों की सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में पजीराई हुई, उनकी उर्दू किताबों के उनकी अहमियत और मुनासिबत की वजह से दूसरी जबानों में तराजिम हुए, और उन तर्जुमों से उनका दूसरी जबान के लोगों में तारुफ हुआ, और उन लोगों ने भी उनके काम को सराहा। ये पूरी उर्दू दुनिया के लिए काबिल फख्र। जब मुझसे अभी तो शायद कल या परसों डॉक्टर हकीम साहब ने कहा कि भाई इस तरह हम एक जलसा करेंगे, मैं आप भी आइएगा, कुछ कहिएगा, तो ये हादसा रूनुमा हो चुका था। मैंने जाहिर है जलसा हो रहा है तो सेक्रेटरी साहब एकेडमी की तरफ से एक ताज़ियत का रेजोल्यूशन जरूर पास करेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि ये बेहतरीन मौका है कि 2-4-5 मिनट हम फारूकी साहब ने जो काम गालिब के बारे में किया है उस सब का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता 10-5 मिनट में। उनकी एक किताब मेरे पास है और नहीं है कोई भी, और वो तफहीम गालिब है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो बाद हैसियत से बड़ी मुनफरिद किताब है, निहायत मुनफरिद किताब है। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं, एक नॉवल भी पढ़ा है जिसकी सेटिंग दिल्ली में है। मैंने एक दफा उनसे मुलाकात हुई थी तो एक बात कही थी उनसे कि ये नॉवल लिखने के लिए आपको कम से कम
2-4-5 बरस दिल्ली में रहना चाहिए था, इसलिए कि इस नॉवल में दिल्ली के गले कूचों जिनका जिक्र किया है आपने, वो आप वहां नहीं दिखा सके जहां वो है। ये एक बात तो वो कहने लगे, अच्छा भाई ये है तो मुझे बताना, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सका। बहरहाल उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है फारसी उर्दू जबान और उसके अदब के सिलसिले में। तो मैं 2-4-5-10 मिनट मैंने उसी किताब पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की। उससे पहले मैं गालिब के ये जो मैंने कोरोना वगैरह वगैरह पर अभी गुफ्तगू की, मैंने ये इसलिए बात छेड़ी थी कि मैं इस सिलसिले इस सूरत हाल को अपने जहन में रखकर अब गालिब के 2-4-5 शेर सुने। यहां 12 हमारे गालिब शनातों ने ये बात कही है कि किसी भी सिचुएशन से एक इंसान रूबरू हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, किसी खुशी से दो चार हो, तो उसको गालिब के अशार में, गालिब के कलाम में ऐसे कुछ अशार मिल जाते हैं जो उस सूरत हाल के बहुत मुताबिक होते हैं और बड़ी खुशी होती है। कोई हादसा होता है तो हमें उससे मुताबिक एक शेर मिल जाता है गालिब का। जाहिर है हम ये बात सिर्फ गालिब के लिए नहीं कह सकते। मैं फारसी का तालिब इल्म हूं, मैं जानता हूं कि ईरान में जो फारसी के अखबार छपते हैं, वीडियो छपते हैं, हर स्टेट पे छपता है और वो मरकजी हुकूमत छापती है, तेहरान से छपता है, तो उनमें भी ये सब होता है कि अखबार की तरफ से सूरत हाल के मुताबिक कोई शेर छापा जाता है और उनमें बेशतर हाफिज के होते हैं। ऐसे काम, ऐसे अशार में जो सबसे ज्यादा कारामद चीज होती है वो इस्तिआरे का इस्तेमाल होता है। इस्तिआरे के इस्तेमाल में जिस कदर कारकर्दगी में वुसअत होती है, उतना ही वो चिपक जाता है, हर सिचुएशन पर चिपक जाता है। तो ये खुसूसियत सिर्फ गालिब की नहीं है। दिलचस्प बात यह है, और आप इसको मानेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे मेरे एजम्पशन की, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम जिस शायर को ज्यादा पढ़ते हैं उसी के कलाम में से हमें इस तरह के हस्बे हाल अशार मिल जाते हैं। हम बहुत ज्यादा मीर नहीं पढ़ते, वो इतना बड़ा दीवान है कौन पढ़ेगा। हम कोई और शायर भी नहीं पढ़ते, इसका है जनाब इतना सा दीवान है, जेब में रख ले, हम बस पे सफर कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो चूंकि हम पढ़ते गालिब को ज्यादा, इसलिए हमें उसमें हस्बे हाल अबियात मिल जाते हैं, अशार मिल जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। अगर हम उसी तवादुर के साथ और तवज्जो के साथ किसी दूसरे का कलाम पढ़ें तो इसका इम्कान है कि उनमें भी हमें ऐसे अशार मिल जाएं जो मुताबिक हो एक खास सूरत हाल। अब मैं आज ही सुबह एक उसका दीवान पढ़ रहा था गालिब का, और मैंने इसीलिए खोला था कि मैं देखूं ये जो सूरत हाल है, बीमारी है, और यहां मुख्तलिफ किस्म की समाजी बीमारियां लगी हुई हैं इस वक्त, एक इस्तराब है, पूरे हिंदुस्तान में इस्तराब है। उससे मुताबिक कोई अशार मिल जाए मुझे। साहब मुझे दो तीन शेर मिल गए, वो मंजूमा ही 3 अशार का, वो कोई गजल नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो मंजूमा है, 3 शेर, वो मैं पढ़ता हूं। फिर मैंने ये किया है कि उसी तफहीम गालिब से एक 2-3 पैराग्राफ आप हज़रात को सुनाऊंगा अपनी गुजारिश के। गुलशन में बंदोबस्त बेरंगे दिगर है आज, गुलशन में बंदोबस्त बेरंगे दिगर है आज,
कुमरी का तोक, वो तो गालिब है ना, तो वो कुछ सादगी से तो बात कहना जानते ही ना, उन्हें पसंद था तो बार बार कहते हैं माना माना जिसमें वो बात कहो, ख्याल आफरीनी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कहते हैं कुमरी का तोक हल्के बीरून दर है आज। आपके मेहमान आता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं यार वहीं दरवाजे से उसे रुखसत कर दो। कहता है आता है एक पारे दिल, उफ, आता है एक पारे दिल हर फुआ के साथ, आता है एक पारे दिल हर फुआ के साथ, तारे नफस कमंदे शिकारे असर गया। मैंने इसे कई दफा पढ़ा तीनों अशार को। मैं बता नहीं सकता, मालूम हो रहा है कि जैसे गालिब जिंदा है बल्ली महाराज जी अपने मकान में, और वो भी मेरे और आपकी तरह 5-6 महीने घर से नहीं निकल सके। कोई उनसे मिलने नहीं आया, और आया तो उन्हें बुरा लगा। वो चाहे उनका भतीजा रहा हो या कोई बहुत अजीज दोस्त रहा हो या उनकी पसंदीदा चीज ही लेकर क्यों ना आया हो, उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा। और फिर वो ये कह रहे हैं आता है एक पारे दिल हर फुआ के साथ, तारे नफस कमंदे शिकारे असर है आज। और आखिरी देखिए शेर उन्होंने क्या कहा है, ए आकिबत कनारा कर, ए आकिबत कनारा कर, ए इंतजाम चंद, सैलाबे गिरिया दर पाइए दीवारों डर है आज। मैं बता नहीं सकता किस कदर इसके मुतालिक में और आज के हालात में। सिर्फ बीमारी नहीं, मैंने जो आपसे कहा कि समाज में जो मुख्तलिफ बीमारियां अभी हाल में रूनुमा हो गई हैं, उन सब पर मुंतबिक होता है। बाहर आ गया आने वाले। अब आप एक 5-7 मिनट में और आपके लूंगा। मैं पढ़ता हूं जो मैंने लिखा है, और ये ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से और आप सब हजरात की तरफ से भी, आपकी इजाजत से, उस इफ्तिखार को जो शमसुर रहमान फारूकी साहब ने अपने अदबी इल्मी कामों की वजह से कमाया और हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए। हम सबका हिस्सा है, वो हम सबका है। इसलिए कोई अगर उनके बारे में 2 अच्छे कलमात कहता है तो हमें फख्र होना चाहिए। कोई नहीं भी कहता तो कोई बात नहीं है, वो तो एक इल्मी आदमी थे, और इल्मी कामों में तो इख्तिलाफ भी होता है और इख्तिलाफ भी होता है, तो इख्तिलाफ से कोई डरते वरते नहीं है और न उस पर बुरा मानते हैं अगर वो खुलूस नीयत से है, खुलूस नीयत से। देखिए मरहूम शमसुर रहमान फारूक साहब की किताब तफहीम गालिब, गालिब के उर्दू कलाम के महासिनों इम्तियाजात को समझने के लिए एक बारकतुल्लाह किताब है। फारूकी साहब ने अपने रिसाले, और साहब वक्तन फवक्तन, जाहिर है ऐसा नहीं था कि वो मुस्तकिल ये अशार इंतखाब कर रहे हो गालिब के और उनकी शरह लिखते रहते हो ना। 20 बरस में और 150 शेर हैं जिनकी शरह उन्होंने, तो यानी शमसुर रहमान साहब वक्तन फवक्तन कोई 20 बरस इस काम में मसरूफ रहे, 150 अशार की शरह लिखने और 150 अशार की अपने तौर पर इस तरह उन्होंने शरह की। किसी भी मौजू पर कोई भी नई बात कहना और नुक्ता आफरीनी करना उसी वक्त मुमकिन है जब आपके सामने इस मौजू से मुतल्लिक तमाम अहम माखज़ हो। आप जब ही तो कहेंगे कि मैं ये नई बात कह रहा हूं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कहा क्या जा चुका है, और जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि उसमें बड़े बड़े हमारे दानिशमंद और बड़े बड़े
ज़हीन अफराद और अदीब और कुछ शायर शामिल थे जिन्होंने गालिब की शरह की थी, तो उनका सामने होना तो बड़ा जरूरी था, तो उन्होंने अपने सामने ऐसे मआखज़ रखे। फारूकी साहब ने गालिब के कलाम को समझने और समझाने के लिए जो आसार यानी किताबें, मकाले और गालिब है, मेरे ख्याल से उसमें गुफ्तगू भी होगी, जो आसार उनसे पहले वजूद में आ गए थे उनमें से 20 को अपने माखज़ के तौर पर इस्तेमाल किया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस किताब के मुकदमे में ये भी लिखा कि मैं एक शेर की वज़ाहत करता था, वो शकून में छपता था और साहिब नजर और गालिब से दिलचस्पी लेने वाले उन मेरी उस तशरीह को, उस शरह को पढ़ते थे और उस पर एतराज करते थे। उसमें जो कुछ मैंने कहा है, अगर उसमें कहीं कमी रह गई है तो उसकी निशानदेही करते थे और अपने तौर पर उसमें इजाफे की कोशिश भी करते थे। फारूकी साहब कहते हैं कि आलिम तो ऐसे ही होता, वो उसको तवज्जो से पढ़ते थे और जो कुछ उन्होंने लिखा था, शरह की थी, अपने इन साहिबान नजर के कमेंट्स की रोशनी में वो अपनी शरह में रद्द बदल करते रहते थे, रद्द बदल करते रहते। तो इस तरह ये तफहीम गालिब सिर्फ फारूकी साहब के जहन की पैदावार नहीं है, उन्होंने तो इसका इकरार किया है कि जनाब जो कुछ लोग लिखा करते थे मैं उससे इस्तेफादा करता था और फिर मैंने उसके मुताबिक जहां मुझे अच्छा लगा कि ये बात तो बड़ी जरूरी थी जो मेरे जहन से निकल गई, ये इस पर इजाफा किया है फला साहब ने, तो वो उसके मुताबिक अपनी शरह में तब्दीली कर लेते थे। ये उन्होंने खुद लिखा। तो ये निहायत चंद दर्राक जहनों का की पैदावार है ये तफहीम गालिब इस तरह। लेकिन जाहिर है मेन काम तो फारूकी साहब का ही है। अच्छा, उनके मतालिब मुश्तमलात को बेनजर गैर देखा और उनसे इस्तेफादा किया और फिर कामयाब कोशिश की है कि उनसे या इख्तिलाफ करें जो उनके माखज़ हो, या उनकी तायीद करें और फिर या उन पर इजाफा करें। और फारूकी साहब ने यही आखिरी काम यानी इजाफा करना ज्यादा दिलचस्पी, फहम व इदराक और नुक्ता आफरीनी के साथ अंजाम दिया है। तफहीम गालिब दर हकीकत नताइज अक्स किए हैं। वो उर्दू शायरी में गालिब की इनफरादी और मुमताज हैसियत को मुतय्यन करते हुए करारनामा है। मैं एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, फारूकी साहब की मैंने और जो हमारे असातिज़ा ने, शुआरा ने और दानिशमंदों ने गालिब की शरह लिखी है, उसमें नुदरत से मैंने ये देखा है कि वो अपनी बात की तायीद में या गालिब के फिक्र को की तस्दीक के लिए मुश्किल ही से किसी फारसी के काबिल जिक्र शायर का कोई शेर आप नकल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फारसी नहीं जानते थे, वो लोग तो सब फारसी जानते थे। उर्दू का कोई अच्छा शायर आप मुझे बता दीजिए कि फुला साहब बहुत अच्छे शायर हैं और फारसी नहीं जानते, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उर्दू में अच्छा शेर कहना, फारसी का मुताला बहुत जरूरी है इसके लिए। वो तो रहनुमा है। हमारे बड़े बड़े शुआरा जो थे वो मीर हों, सौदा हों, गालिब हों और बहुत सारे उनके मुआसरे। हद तो ये कि ये जो तरक्की पसंद तहरीक थी, इसके जो अहम शुआरा हैं वो सब फारसी के आलिम हैं, वो सब फारसी के तालिब इल्म थे। ये जो लाहौर के थे वो तो अरबी में एमए थे,
हैं? जी वो तो अरबी में एमए थे। जरा सोचिए, फारसी उन्होंने खूब पढ़ी थी। फिर देखिए आप वो क्या शेर कहते थे, उसके मुकाबले में और आपके सामने तरक्की पसंद शायर हैं, सरदार जाफरी हैं, वो साहब हैं, और दूसरे वो, ये सब फारसी जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, और उसके जखीरे से उन्होंने जो कुछ लिया उसको, उसने उनकी उर्दू शायरी को बड़ी रौनक बख्शी है, बड़ी अहमियत, और वो बड़ी उस पर जान डाल दी है दिल्ली वालों के माहौल। बहरहाल फारूकी साहब ने भी ये बहुत किया कि वो फारसी गालिब का एक शेर लेते हैं और उसका हम मजमून, हम माना शेर हाफिज से, नजीरी से, और बाल औक़त तो ऐसे शायर से मुझे वो शेर मिल जाता है जिन्हें यानी हम जानते हैं, जैसे हाफिज को जानते हैं, पता चला है हम, यानी उसका नाम हमारे लिए इतना जाना पहचाना नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो किस दौर का शायर है। ऐसे अशार भी हैं, ऐसे जोरा के अशार भी। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, देखिए क्या तरीका कार है फारूकी साहब का। उन्होंने एक शेर इंतखाब किया है शरह के लिए। शेर है, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहर अगर बहर न होता तो बयाबा होता। इसकी उन्होंने शरह की है। मैं उस शरह को फिलहाल नहीं दोहरा रहा, एक और अर्ज करता हूं। देखिए वो कहते हैं कि इसमें बहर अगर बहर न होता तो बयाबा होता, महज तखय्युली तोजी नहीं है। गालिब तो ये कह रहे हैं कि अगर बहर यानी अगर यहां समंदर न होता तो समंदर की बजाय यहां रेगिस्तान होता, ये कह रहे हैं गालिब। तो उस पर वो लिख रहे हैं कि इसमें बहर अगर बहर ना होता तो बयाबा होता, मैं तखय्युली तोजी नहीं है बल्कि मंतकी मुशाहिदा है। जाहिर है कि गालिब इस साइंसी हकीकत से वाकिफ न थे कि आज का बयाबा कल का समंदर था। ये तो उन्होंने एक ऐसी किताब जाहिर है ढूंढी है, ढूंढवाई, जिसमें ये जियोलॉजी के इस तरह के मसाइल डिस्कस किए गए थे। उसमें है कि ये बात कि ये जो आज रेगिस्तान है हमारे, ये कभी दरिया थे, समंदर थे, इसकी तस्दीक की गई है। उन्होंने उस किताब का हवाला भी दिया है और ये भी बताया है कि ये मसला किस सन में साइंस को मालूम हुआ, और वो गालिब के इस शेर से 20 बरस बाद है। ये हकीकत उन्होंने मालूम की। अब जरा सोचिए कि अगर वो दिलचस्पी न लेते तो वो ये सब तहकीक क्यों करते? वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो अंग्रेजी में एमए थे, और एक लंबा उनका साबिका है शेर व अदब से। तो उन्हें ये बात खटकी कि आया गालिब सही भी कह रहे हैं कि हकीकत में कहीं ये वाकई हो रहा हो जो गालिब के जो शायर कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये जियोलॉजी की फुला किताब में ये मसला है, और उस किताब में है कि ये बात फुला सन न मालूम हुई। खैर, तो जाहिर है कि गालिब इस साइंसी हकीकत से वाकिफ न थे कि आज के बयाबां कल के समंदर थे। उनका इल्म विजदानी था। इस तरह के अशार की जबरदस्त लाशूरी कुव्वत इरफान और मुकाशफा गालिब को दुनिया के अजीम तरीन खल्लाकाना जहनों की सफ में खड़ा कर देती। गालिब के बाद बयानात की बुनियाद इसी साइंसी हकीकत पर है, यानी और भी कुछ ख्यालात उन्होंने निशानदेही की है उनकी, जिसकी खबर उस जमाने में अहले मशरिक व मगरिब को न थी। मैं जब ये किताब और ये इम्तियालात का गिनवाना मेरे सामने आया
तो मुझे ख्याल आया कि उन्होंने 2-3 जिल्दों में मीर पर लिखी है किताब, उनके हीरो तो मीर हैं, लेकिन उन्होंने इस तफीम गालिब में जो बातें गालिब के इम्तियाजात के बारे में कही हैं, उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि मेरा हीरो मीर है और मैं मीर की ये तारीफ कर चुका हूं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मीर पर और मीर के फन पर, मीर की माना आफरीनी पर या ख्याल आफरीनी पर गालिब की इस नौइयत की तारीफ से जब्त पहुंचती है तो पहुंचे। देखिए ये एक बड़ा जज्बाती मसला है कि हम एक हीरो बना चुके हैं अपना और उस पर हम ऐसी किताब लिख चुके हैं जिस पर हमें इनाम भी मिला है, यानी एक वो भी अपने तौर पर एक इनफरादी किताब है। लेकिन वो ये भूल गए कि मैं इस सिलसिले में मीर की तारीफ कर चुका हूं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, ये गालिब आ गए हैं। बहरहाल तो ये इसके बाद ये अच्छा, तो ये बात मगरिब और मशरिक में गालिब से पहले किसी को मालूम नहीं थी। ये खुसूसियत है गालिब और उसके कलाम की। इसी तरह मरहूम फारूकी ने गालिब के मुतअद्दिद अशार की तशरीह के बाद एक 2-2 सत्रों में अपने मुताले के जो नताइज रकम किए हैं, लिखे हैं, वो दर्जे तय है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आप सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। वो एक शेर की तशरीह करते हैं और फिर उस अपनी तशरीह के लुब्बे लुबाब के तौर पर, उसका खुलासा करने के तौर पर वो जो जुमले लिखते हैं वो ये गालिब बहुत खूब शेर कहते हैं, ये हम सब कहते हैं। वो बड़े जबान शनास थे, ये एक बहुत बड़ा दावा है जिसकी उन्होंने शवाहिद से जिन्हें साबित किया है। मुतादाद माना को नन्हे से शेर में समो देते हैं और रेख्ता में ये उनका एजाज है। 19 बरस का छोकरा, यानी ऐसा शेर है इंतखाब किया उन्होंने जो गालिब ने 19 बरस की उम्र में कहा था। ये अब आप जानते हैं कि गालिब का उर्दू कलाम क्रोनोलॉजिकली एडिट हो चुका है, यानी ये बता दिया है कि तकरीबन ये किस सन में कहा गया है। तो उसकी बुनियाद पर 19 बरस का छोकरा और लफ्जो माना का ये दरोबस्त, रियायत और मुनासिबत का ये इंतजाम, ये पुख्तगी और गहराई जो अच्छों को ताउम्र नसीब नहीं हुई। 19 बरस की उम्र में गालिब पर गुंचे की वो मानवीयतें आया थीं जो बड़े बड़े असातिज़ा की दस्तरस में ताउम्र न आई। ये को मामूली बात नहीं, अगर बेअसास बात ये कह देंगे आप तो इसको छपे हुए भी बरसों हो गए तफीम गालिब। लोग धज्जियां उड़ा देते फारूकी साहब के इस तय बयान की, लेकिन समझदार लोगों ने, साहिब ज़ौक़ लोगों ने, जिन्होंने गालिब का फारूकी साहब की तरह खुलूस नियत से मुताला किया था, उन्होंने इसे बर्दाश्त किया यानी इसे कबूल किया कि ये सही कह रहे। तो बड़े बड़े असातिज़ा की दस्तरस में ताउम्र न आई। एक ही शेर में मजमून आफरीनी भी है, माना आफरीनी भी है, मुआमला बंदी भी है, और ये सब कुछ यकजा है। लहजे की शोखी और बयान की बलागत देखने के काबिल है गालिब के अशार में। शेर में हरकत और कुव्वत का जो जबरदस्त पैकर है उसकी तशरीह और तहसीन नामुमकिन है। अब देखिए, इससे गालिब का कलाम, उर्दू कलाम, मीर के कलाम से बेहतर मालूम होता है और उनके बयान के मुताबिक। माना आफरीनी में चाबुक दस्त और मामूली मजमून पर अच्छे शेर कहने पर गालिब कादिर थे। अल्फाज को इस तरह दस्तोगरीबान करते थे कि वो गालिब ने या तो मीर से बराबरी कायम रखी है
ये फारूकी साहब का तरफ था जो ये कह गए, यानी उन्होंने अपने हीरो के बराबर में लाके खड़ा कर दिया गालिब को कि भाई तो वो तो ये है। गालिब ने या तो मीर से बराबरी कायम रखी है या कोई पहलू डालकर अपना शेर मीर के शेर से इस कदर मुनफरिद कर दिया है कि अक्सर तो गुमान भी नहीं गुजरता कि मीर भी ये मजमून बांध चुके हैं। लिहाजा उनका ये इद्दिया मुस्तनद है कि अगर शायरी कोई दीन होती तो मेरा दीवान उस दीन का आइन होता। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूँ और हालत मैं फिर एक दफा आफरीन कहता हूँ आप हजरात की उस जुर्रत को जो आपको यहाँ पे सिखलाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे सुल्तान फारूकी साहब का इंतकाल हुआ 25 को। जाहिर है उनकी शख्सियत ऐसी थी, पहले तो 4 लोगों को तस्लीम किया जाता था गालिब के सिलसिले में, लेकिन वो इस जमाने के मीर पे तो काम था ही, लेकिन गालिब से भी उनका वैसे ही ताल्लुक था और माहिर गालिबियात उनको वो थे ही, और उन जैसा कुछ पाए का कोई अब माहिर गालिबियात नहीं है। ये भी एक बात है, तो उनको खराज अकीदत पेश करना हम सबका फर्ज है और वो करते रहेंगे। और इस मौके पर उसकी भी याद दिला दी, कासमी साहब ने गालिब को भी याद किया और फारूकी साहब को याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूकी साहब का गालिब अकेडमी से भी ताल्लुक था, वो 3 साल इसकी गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बरकतुल आरा लेक्चर दिया था उन्होंने, उर्दू गजल के अहम मोड़। वो किताब छपी भी है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन पर अक्सर लोगों को नहीं मालूम होती, जो जुबान के ताल्लुक से। वो किताब छपी है यहाँ से, उर्दू गजल के अहम मोड़। 2 लेक्चर दिए थे उन्होंने, पार्ट 1 पार्ट 2 से 2 साल। तो बहुत अच्छा, जैसे क्लासिकी शायरी पर उनकी बहुत गहरी नजर थी और दर्स बलागत में जो बातें नहीं आई थी वो उसमें उन्होंने उस लेक्चर में बताई थी और उसको यहाँ से छापा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब का तो मामला ही ऐसा ही है कि गालिब के बगैर किसी काम चलता नहीं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे जो है जाहिर है कि शायरी तो जो है वो इंटेलेक्चुअल्स की है, वही पढ़ते हैं वही जानते हैं। अभी बहुत सारे सवाल करते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे तो बहुत सारे तमाम मजमा लगाते हैं, गालिब क्या नहीं। तो क्या गालिब जो है, गालिब का ताल्लुक सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो पढ़े लिखे लोग हैं? तो ऐसा तो नहीं है, गालिब का ताल्लुक भी सबसे बनता है जो। लेकिन यह है कि वो जो रूहानी अकीदत है, जो अकीदत वो चीज़ तो नहीं पैदा हो सकती। गालिब एक शायर थे, शायर के तौर पे ही उन्हें देखना चाहिए। तो गालिब जो शहर पसंद करते थे अपनी जिंदगी में, बहुत सारे जाहिर लोग ताशकंद और बुखारा वो सब तो उनका था ही, लेकिन बनारस उन्हें बहुत अजीज था और मजहबी उस पर पूरी लिखी है, वहाँ रहे भी बहुत हैं। पिछली बार भी आए थे और आज जो है गालिब को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए हैं। मैं उनका खैर मकबूल करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इतनी खूबसूरत बात हो रही थी और इतने अच्छी तरह से, इतने विस्तार से गालिब की चर्चा हुई है। मैं पिछली बार भी जब यहाँ आया तो उसके पहले भी इतनी खूबसूरत, पिछली बार 2 लोगों ने बहुत अच्छी बातें की थी, तो उसके बाद फिर बहुत कम रह जाता है उस दिन बोलने के लिए। और आज जैसा कि समय भी इस तरह का है कि लोग जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे घरों की और लौटना चाहेंगे, तो थोड़े में ही अपनी बात कहनी होगी। मैं गालिब को एक और नजरिए से देखता हूँ। हमारे यहाँ यानी कि सनातन धर्म की परंपरा में एक ऐसी मान्यता है कि जहां पर भी 2 नदियों का संगम हो जाए, वो स्थान जो होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, उसे तीर्थ कहा जा सकता है। इसलिए भारत में वो सब जगह है जहां पर 2 नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, उसको हम तीर्थ मान लेते हैं, संगम कहते हैं। अगर इस लहजे से मैं सोचूं
तो गालिब कविता का या साहित्य के संसार का एक ऐसा ही तीर्थ बन जाता है। गालिब की पूरी शायरी और गालिब की पूरी जिंदगी वो इसी तरह के एक संगम का नाम है जहां दो तरह की नदियां आकर के मिलती हैं। गालिब को जब आप पढ़ते हैं या गालिब की जिंदगी में जब आप झांकते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अमूमन ऐसा होता है कि साहित्यकार का साहित्य और उसका जो अपना व्यक्तिगत जो जिंदगी है उसके दोनों में बहुत अंतर होता है, प्रायः ये मिलता है। साहित्यकार बहुत ऊंची बातें लिखते हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन प्रायः उनकी जिंदगी में ऊंचाई नहीं मिलती है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इनकलाबी शायरों को या कवियों को आप जानते होंगे जिंदगी में, जब उनकी जिंदगी में आप झांकेंगे तो वो जिंदगी कोई और जी रहे थे, वहां उतना इनकलाब नहीं था, लेकिन उनकी शायरी और कविता में बड़ा इनकलाब दिखाई पड़ता था। लेकिन गालिब के मामले में एक बड़ी बात ये होती है कि गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो जो जी रहे हैं लगभग वही कहने की हिम्मत करते थे। ये बात अभी बहुत खूबसूरत आपने कही कि बहुत सारी बातें गालिब ने ऐसी भी कही हैं जो दूसरों से मुतासिर होकर के या बड़े शायरों से होकर के मुतासिर उन्होंने लिखी हैं अपनी बात उसको। लेकिन ये सच में ये उनकी काबिलियत है कि अगर वो कोई बात मीर से मुतासिर होकर के कह रहे हैं या यहाँ तक कि वो अगर किसी दीनी किताब से भी अगर वो अपनी किताब से भी मुतासिर होकर कह रहे हैं तो उनके कहने का अंदाज इतना बदल जाता है कि उसे गालिब का ही मान लिया जाता है आमतौर पर। ये एक बड़ी बात है। मैं एक दो दिन पहले असीम जी के यहाँ मैं जब वहां पर बोल रहा था, मैंने इसका जिक्र किया था कि एक ख्याल है मीर का कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको देर से इंतजार है अपना। तो ये बात है मीर की, इसी को गालिब भी कह रहे हैं, लेकिन गालिब के यहाँ ये बात थोड़ी सी बदल लगता है। फिर ये ख्याल ही गालिब का हो जाता है जब गालिब कहते हैं कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो ये उनकी काबिलियत है कि वो किसी भी बात को कहीं से भी उठाते हैं लेकिन उसे वो अपना बना लेते हैं। इसलिए मैं कई बार ये मानता हूं कि जो एक उर्दू शायरी में एक जो टर्म होता है तअल्ली का, तो उस मामले में भी गालिब उस्ताद हैं। वो उसका भी शायद ही मुकाबला कहीं मिले कि गालिब अपनी तारीफ बड़ी खूबसूरती से कर सकते हैं और वो इतने हम्बलनेस के साथ वो करते हैं कि आप गालिब को बर्दाश्त नहीं बल्कि कबूल कर लेते हैं उनके कहने के तरीके से। जो मैं बात कह रहा था कि गालिब संगम बन जाते हैं, मैं इस लहजे में कह रहा हूं या इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि गालिब दीन और दुनिया दोनों का संगम बनते हैं। अगर आप गालिब को रूमानियत और उस लहजे से अगर आप गालिब की शायरी या उनके दीवान के पन्ने पलटेंगे तो आपको गालिब की शक्ल में हर तरफ एक आशिक दिखाई देगा, हर तरफ जिंदगी से लड़ता हुआ कोई एक इंसान दिखाई देगा। कभी उनकी गरीबी उन पर हावी हो जाती है, कभी उनका इश्क उन पर हावी हो जाता है, कभी सियासत हावी हो जाती है। गालिब ने ऐसा नहीं कि सियासत पे बात नहीं की है, अक्सर की है, बल्कि कई बार जब सियासत पर बात नहीं भी की है तो भी उनके गालिब के शेर जो है वो सियासत पे बड़े फिट बैठते हैं। मैं पिछले दिनों जब बनारस से दिल्ली की तरफ आ रहा था और बीच में अभी मैं आ रहा था और बीच में मैंने वो किसान आंदोलन भीड़ लगी थी, मैं वो देख रहा था। तो उस बिल के संदर्भ में मैं सोच रहा, चूंकि ये सियासी माहौल नहीं है लेकिन फिर भी एकदम से गालिब मुझे सड़क पर याद आया, इसलिए मेरा दिल किया कि मैं किसान नेताओं को जाके कहूं कि साहब बस एक शेर आप लिखकर अपने पोस्टर पर और लगा दो कि हम तक कब उनकी बज़्म में आता था दौर जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो गालिब जो है वो किसी वक्त भी आपका रहनुमा हो सकता है, कभी भी आपके साथ चल सकता है। तो दुनिया में गालिब का दखल इस कदर है कि आपकी जिंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, गालिब आपको उसमें टॉर्च बैरियर की तरह दिखाई पड़ जाएगा। जिंदगी से जुड़ा कुछ भी हो, चाहे वो मामला गरीबी का हो, चाहे वो मामला आपके ऊपर गालिब आपको नजर आते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो गालिब ये भी बता रहे हैं, अगर हम दुनिया के हाल, और जैसे अभी आप प्रोफेसर साहब अभी आप कह रहे थे कि गालिब ने जैसे कई जगहों पर ऐसे बोला है कि मानो कोई पेशन गोई कर दी हो, और कई बार ऐसे बताते हैं जैसे कि वो सब इल्म उनके पास था जो बाद में दुनिया में खोजा गया हो। जुल्मत कदेब मेरे शब गम का जोश है,
ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے. تو اگر اس کو آج بھی اگر یہ شعر پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آج کے لیے لکھا گیا ہے. تو یہ غالب کی خاصیت ہے کہ دنیا کے سندرب میں یا زندگی کے بارے میں، سنسار کے بارے میں غالب کا جو درشٹیکون ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے. غالب بڑی ایک اور خاص بات ہے غالب کی کہ غالب کے پاس ہمت بہت ہے. غالب یہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں یا جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے یا جو ان کو دکھائی پڑ رہا ہے، غالب اسے ایز اٹ از جس کا تس کہنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندی، اردو یا انگریزی کی شاعری میں ایسا دوسرے شاعروں نے نہیں کیا، بہت لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن غالب کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ بار بار اسے دوہرا بھی سکتے ہیں بنا ڈرے ہوئے. غالب ایک ایسے دور میں پیدا ہوتے ہیں جسے ہندوستان کے سب سے کالے دور میں رکھا جا سکتا ہے. غالب جس سمے غالب ہو رہے ہیں اس سمے دراصل ہندوستان ختم ہو رہا ہے. غالب جس ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں اس ہندوستان میں مرتے نہیں ہیں. یہی غالب کی زندگی کا سب سے بڑا دربھاگیہ ہے اور یہ ان کی شاعری میں بھی دکھائی دیتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں اس ہندوستان میں جس میں مغل سلطنت ہے اور وہ ہندوستان ہندو اور مسلمان وہاں پر کسی ایک ہی درشٹیکون سے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ غالب کچھ وہاں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جب تک غالب مر رہے ہیں تب تک ہندوستان ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے. وہ تخت ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے اور اب اس تخت کے اوپر انگریز آ کر کے بیٹھ چکے تھے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. غالب کی زندگی میں یہ ایک عجیب سی گھٹنا گھٹتی ہے، یہ ایک وچتر سی گھٹنا گھٹتی ہے کہ ایک ویکتی اپنا ملک نہیں چھوڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس ملک سے ہے. اس لیے کئی آلوچکوں نے غالب پر یہ طنز کرنے کی کوشش کی ہے کہ غالب کی شاعری میں اس طرح سے دیش بھکتی یا ہندوستان کو لے کر ویسا کوئی انقلاب دکھائی نہیں دیتا ہے. جو لوگ غالب کے ورودھی ہیں، بہت لوگوں نے اس طرح سے لکھنے کی کوشش کی کہ صاحب وہ شراب شباب اور کباب کے بیچ میں ہی اپنی زندگی کاٹتے رہ گئے. ان کے آس پاس جو کچھ بہت برا ہو رہا تھا اس پر غالب نے کبھی کچھ کہا نہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ غالب کس ہندوستان کے بارے میں بات کرتے، ان کے پاس ہندوستان بچا ہی کہاں تھا. اور اگر اس درد کو آپ کو جاننا ہے، اگر آپ سچ مچ یہ جاننا چاہتے ہیں غالب کو کیا اس ہندوستان کے بکھر جانے کا کوئی ڈر یا کوئی دکھ تھا، تو آپ ان کے خطوط، اگر آپ ان کے خط پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ غالب یہ دیکھ رہے تھے کہ جس ملک کو وہ جانتے تھے وہ ملک اب ختم ہو رہا ہے، ان کے پاس سے نکل رہا ہے. اور شاید اس لیے میں نے جس شعر کا ذکر کیا، غالب نے یہ کہا کہ ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے. یہ بات جب بھی غالب آشیانے کی بات کرتے ہیں، گھر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بار بار ہندوستان کا اور اس بکھرتے ہوئے ہندوستان کا سمجھے خدا کرے کوئی. اب یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ غالب کو خود اس بات کا زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ غالب کے دور میں غالب کو سمجھنے والے بہت کم رہے ہوں گے اور غالب ایک بہت بڑی دنیا کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس پر بات کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنے لکھنے کو بکنے جیسی چیز سے جوڑا اور کہا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کیونکہ اگر میں غالب کا سیدائی ہو کر کے اگر میں اس شعر کو پڑھوں تو میں اس کو یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے غالب کو سمجھ لیا، اس کے بعد پھر آپ اس دنیا کے ساتھ اس طرح سے اپنا تارتمیہ نہیں بٹھا سکتے جیسے آپ نے اس کے پہلے بٹھایا تھا. دنیا کچھ اور ہونے لگتی ہے غالب کے ساتھ. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، تو گویا میرے ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب اس کیا ہوتا ہے کو اگر آپ نے سمجھنے کے لہجے سے اٹھا لیا تو پھر آپ کی زندگی وہ نہ رہے گی جو اب تک رہی ہے. تو اس لیے شاید غالب آپ کی اور ہماری حفاظت کے لیے کہہ دیتے ہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. لیکن جو ان کا جو غالب کا جو آدھیاتم یا درشن کو لے کے غالب کی جو پکڑ ہے، اس کا بھی اتنا ویشوک، اتنا یونیورسل جو اس کی اپیل ہے، یا میں مان لو کہ میں ایک سناتن دھرم سے میرا سمبند ہے
اور مجھ پر غالب کا اتنا اثر اگر پڑتا ہے، اور میں اکیلا ہندو تو نہ ہوں، مجھے لگتا ہے ہندوستان میں جتنے مسلمان غالب کے مرید نہ ہوں گے اس سے زیادہ ہندو ہوں گے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ غالب کی شاعری میں آدھیاتم ہے، غالب کی شاعری میں قرآن کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن غالب کی شاعری میں وہ سامپردائک رنگ نہیں نظر آتا ہے، وہ کلر نہیں نظر آتا جو دوسرے بہت سے شاعروں کی شاعری میں نظر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک ذکر کئی بار میں نے کیا ہے لیکن یہاں بھی وہ دہرانا چاہوں گا کہ ایک قرآن کہتی ہے کن اور فیکن کی ایک بات قرآن میں ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور پھر سب کچھ ہو گیا۔ تو اس کو لے کر کے علامہ اقبال نے یہ بات ایک شعر کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم بدم صدائے کن فیکن۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے اور بڑا ہی مقبول ہے لوگوں کے بیچ میں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات جس حوالے سے قرآن کی یہ بات علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، یہی بات غالب بھی اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب علامہ اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں تو کن فیکن کے آ جانے کے کارن وہ شعر جو ہے وہ اسلامک ہو جاتا ہے اپنے آپ۔ جیسے کہ کسی کویتا میں آ جائے ایک کو ہم بہت سیاما، تو اپنے آپ وہ ویدک کویتا بن جائے گی، سوتہ بن جائے گی۔ یہی میں ایک انتر کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال اس کن فیکن کو لے آتے ہیں اور اس شعر میں وہ اسلام کی جو چھوی ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن غالب اسی بات کو، قرآن کی اسی بات کو کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے بچاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی بھی مذہب کے رنگ سے، اور کس طرح اسے یونیورسل کر دے رہے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ غالب اس بات کو کہتے ہیں کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ اب ذرا آپ سوچیں، بات وہی ہے لیکن کہنے کا لہجہ اتنا بدل دیا، اس طرح سے اس بات کو کہہ دی کہ اب دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی سمپردائے کا ویکتی ہو، اسے سویکار کر لے گا کہ میرا جو محبوب ہے وہ ابھی تک اپنے شرنگار سے خالی نہیں ہوا ہے اور وہ آئینے کے سامنے ہے اور شرنگار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، جو دنیا بنتی چلی جا رہی ہے، جو کن فیکن ہو رہا ہے، اس بات کو اتنی خوبصورتی سے غالب کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ میں صرف اس کا ذکر کر رہا تھا کہ کسی بھی مہان شاعر یا کسی مہان ساہتیکار کی مہانتا اس بات میں بھی چھپی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے خیال کو دنیا کا خیال بنا سکے۔ یہ ایک لہجے کی بات ہوتی ہے، یہی ایک طریقہ ہے، یہی گفتگو کا جس کے کارن شاید دعوے سے غالب یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور وہ اس وجہ سے ہی شاید یہ کہہ جاتے ہیں کیونکہ غالب اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی سویکرتی بہت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا ہم نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی، تو یہ غالب کی یہ سب سے بڑی قابلیت ہے، یہ تقریر جو ہے، اور غالب کو ہمیشہ پتا ہے کہ ان کو کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ مطلب اگر وہ شاہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انہیں شاہ کو یہ یاد دلانا ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ کیا تھی اور تمہاری زندگی کیا ہو رہی ہے، تو اس کو کہنے کا طریقہ بھی وہ ایسا رکھیں گے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اترا تھا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب نہ معلوم غالب اپنے آبرو کی بات کر رہے تھے، ذوق کے بارے میں بات کر رہے تھے، یا سچ مچ خود شاہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ جو ایک طریقہ ہے غالب کا اپنی بات کو کہہ دینے کا، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اب ہماری زبانوں پہ تالا بندی بڑی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ اگر آج کے ماحول میں، میں آج کے ہندوستان کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج کے ہندوستان میں آپ کو سچ بولنے یا صحیح بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل سچ اور صحیح کے ساتھ ایک دارشنک پینچ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یونیورسل سچ آج تک دنیا میں نہیں آیا ہے میری نظر سے۔ سب کے اپنے اپنے سچ ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک صحیح ہوتا ہے، اور ایک جمہوریت جو ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ سب کے صحیح کو سنتی ہے، اور ایک تانا شاہی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے صحیح پہ نہیں کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارا صحیح ہم نہیں سنیں گے، ہمارا صحیح ہی تم کو سننا پڑے گا۔ تو
अगर एक ऐसे माहौल में हम चले जाए जहां हमें अपना सही कहने का अधिकार नहीं मिलता है, तो वहां भी गालिब हमारे काम आता है। गालिब हमें सिखाता है कि हम तानाशाही के दौर में भी अपनी बात कैसे कह सकें। ज़ौक़ में तानाए अगियार से शिकवा क्या है, बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं। तो गालिब की ये गालिब की खास बात है कि वो तंज करना हमें सिखाते हैं। मैं इसलिए तंज की बात कर रहा हूं, मैं व्यंग की बात कर रहा हूं, मैं सवाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोकतंत्र को सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए और ये आदत हमसे छीनी जा रही है। हमें धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है कि हम सवाल पूछना बंद कर दें। हमें सवाल पूछते रहना होगा। हाँ ठीक, रंगे आस्था क्यों हो, है ना, क्या है कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो, है ना। तो हमारे गालिब की खासियत ये हो है कि गालिब दुनिया की बात करने के साथ साथ दीन की बात करते हैं, दीन की बात करने के साथ साथ दुनिया की बात करते हैं। गालिब काफिर हैं का लगाव था कि जरा सा अगर ख्याल खुदा का छूट रहा है, ईश्वर से जरा सा उनके अंदर अगर उनका जो अकीदा है डोलता नजर आया तो गालिब घबरा जाते थे, कहने लगते थे कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए हमसे। यद्यपि गालिब बहुत आजाद हैं, जिंदगी को बहुत आजादी से जीते हैं और जिंदगी की उस आजादी को हम तक पहुंचाते भी हैं। क्यों ना फिरदौस से दोज़ख को मिला ले यारब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। बदसूरती है या जो इसकी बदरंग जो चेहरा है वो भी हमारे सामने गालिब की शायरी और गालिब का साहित्य रखता है, और दूसरी तरफ इस दुनिया और इस दुनिया के पार जो खूबसूरती है वो भी हमें गालिब की शायरी में दिखाई देती है। और इस तरह से गालिब साहित्य का एक ऐसा संगम बन जाते हैं जहां पर जाकर के कोई भी साहित्य का प्रेमी जो होता है वो प्रणाम कर सकता है, ध्यान मग्न हो सकता है। धन्यवाद। बनारस से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं, उनकी तकरीर अगर उन सालों में होती जिन सालों में पहले प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है तो बहुत अच्छा था। उन्होंने गालिब के बारे में बहुत सारी बातें कही। एक शेर ये बड़ा कि मुर्तकब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिलाना दिया वो शराब में। लेकिन अगर वो ये शेर पढ़ते कि दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे गए गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों, तो वो कुछ ज्यादा अच्छा होता। काश्मीर साहब ने दो काम किए हैं। तफरीही में गालिब के सिलसिले में तो फारूकी साहब का जिक्र किया, और उसी में फिर उन्होंने तफरीही में फारूकी साहब भी कर दी। फारूकी साहब का ताल्लुक है, और ये बात काश्मीर साहब की तकरीर से भी जाहिर है, वो अपनी रविश पे चले, वो किसी और की रविश पे नहीं चले। और मुझको बहुत अच्छा लगा जबकि अब की बार मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी फारूकी साहब के बारे में एक तवील जो है तो खबर पड़ी, एक तवील खबर। पहले ऐसा नहीं होता था। उर्दू का कोई शायर अदीब चला जाए, अब कोई बहुत बड़ा चला जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन फारूकी साहब के बारे में चूंकि उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा, उनकी किताबें इंग्लिश में भी हैं, अच्छी किताबें हैं, उर्दू अदब पे है, उर्दू शायरी के ऊपर है, बहुत अच्छा। तो वो ये बात उसके अंदर उन्होंने कहा कि ताज़ियत जो है तो वो की जाए, और वो एक करारदाद अकील साहब भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका कोई बात नहीं। जो ये बात अकील साहब ने कही कि रिक्शा वाला भी गालिब को जानता है, पसंद करता है, सुनता है, उसे तस्कीन हासिल करता है, तो जो आप ये कहते हैं कि गालिब एक आलमी शायर हैं, तो दो तरह से बात है। एक तो वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए तो गालिब जरूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं। वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर गालिब का नाम है। इकबाल का उससे भी बड़ा है। इकबाल का इसलिए उससे बड़ा है कि इकबाल फिलोसफर हुए, और जितने फिलोसफर्स हैं इकबाल की फिलोसफी के ऊपर बहस करने को आज भी तैयार है। गालिब इसलिए कि वो हर आदमी के शायर, देखिए ऐसे मिसरे हैं गालिब के जिनके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नींद क्यों रात भर नहीं आती, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, और दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सारा मेडिकल प्रोफेशन जो है इस दिल नादा के पीछे पड़ा हुआ है, रोज इसकी बात होती है। ऐसे बहुत सारे उनके अशार हैं।
अब मैं अपनी बात इस जुमले के साथ खत्म करता हूँ कि मैंने ये सोचा कि गालिब एक मजमून लिखूं, तो लिखा भी। अब मेरा जो उसके अंदर जो हासिल है उस मजमून का वो ये है कि मुट्ठी भर गजलों को आप छोड़ दीजिए, पूरे दीवान के अंदर गालिब की हर गजल के अंदर दिल का जिक्र है। सिर्फ मुट्ठी भर गजलों में नहीं है, लेकिन पूरे दीवान के अंदर वो जो उन्होंने लिखा भी कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब में रुस्वा किया मुझे। मैंने वो मजमून लिखा है, पढ़ूंगा नहीं मैं यहाँ पर, आप घबराएं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है उसको पढ़ने का। मैं वकील साहब को उसकी एक कॉपी दे जाऊंगा। दीवाने गालिब, दिल ही तो है कि आईने में, दीवाने गालिब दिल ही तो है कि आईने में। और मैंने उस पर कहा कि पूरा दीवान जो है तो हदीसे गम दिल है गालिब का। आप कोई भी गजल उनके उठा के देख लें, पांचों को छोड़ दीजिएगा। अच्छा, मुझको हैरत ये हुई कि जब मैं ये मजमून लिखने बैठा तो देखा कुछ किताबों में शायद जो मेरा नजरिया है इस बारे में कुछ मुझे मिल जाए, तो नहीं मिला। एक किताब में मिला यूसुफ हुसैन साहब की आहंग गालिब के अंदर, उन्होंने एक पैराग्राफ जरूर उसके अंदर लिखा, तो मैंने उसको यहाँ पे कोट भी किया। लेकिन अब मैं दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ, बस फिर खत्म, 1 मिनट लगेगा इसके अंदर। कि मैंने एक खत का इसके अंदर जिक्र किया है, गालिब का लिखा हुआ खत जो है आलम अरवाह के बारे में, आलम अबूकिल के बारे में। वो जो खत था उनका आलम अरवाह के बारे में और आलम अबूकिल के बारे में, गालिब का ये कहना है कि मैं मुजरिम था आलम अरवाह के अंदर और सजा मुझे आलम अबूकिल में मिली है। और जब ये सजा पूरी हो जाएगी, जब इस कैदखाने से मैं रिहा हो जाऊंगा, तो हर आदमी ऐसी वारदात के बाद अपने घर को लौट कर जाता है, तो मैं भी आलम अरवाह में चला जाऊंगा। उस पूरे खत के अंदर उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी का जिक्र है, कलकत्ते का भी है, हर चीज का जिक्र उसके अंदर है। वो खत इतना जामे है, कुछ ही जुमले हैं लेकिन 60-70% गालिब को यही उसमें कि शायरी जो है तो ये मेरा मुश्किल यहाँ ठहराया गया। और कहा कि भाग नहीं सकता था, भागूं भी क्या, ताकत ही नहीं रही भागने की। एक तो ये बात है। बस एक इक़्तिबास मैं पढ़ता हूँ जो मुझको एक मोहतरमा लाहौर में आज से कुछ शायद 60 साल पहले की बात है, उन्होंने वो मजमून लिखा होगा, उसको मैं आधे मिनट में वो पढ़ा जाएगा, मैं खत्म करता हूँ उसको आपके सामने और आपको परेशान नहीं करता मैं बिल्कुल। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि आप इसको ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, लेकिन अगर जल्दी से मुझको वो मिल जाता तो मैं उसको पढ़ता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ता। और फिर ये मैं लेकिन उसमें कहा क्या उन्होंने उस मजमून के अंदर, उस मोहतरमा ने ये कहा है कि गालिब का समाज, गालिब की अपनी जिंदगी और जितने भी उस वक्त के आलाइम थे और जितने मामला थे जो परेशान करने वाले जो गम थे, वो सारे के सारे। तो अगर इन सब बातों के बाद, इन सब हालात के बाद गालिब अगर ये कहता है कि क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला और सागर नहीं हूं मैं, तो क्या उसके अंदर हर शख्स के अंदर से मेरा जो मजमून है उसका जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि गम ने गालिब को एक बहुत बड़ा शायर बना दिया और एक आलमी शायर बना दिया। क्योंकि गम अगर नहीं है तो शायर छोटा तो हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा वही होगा जो इस सफरिंग से, जैसे बुद्धा गुजरे, महावीर गुजरे और एनलाइटनमेंट उनको हो गया, तो गालिब को भी जो एनलाइटनमेंट है, कहा तो मुझे कि आते हैं गैब से ये मदद मेरे ख्याल में, लेकिन जितना गम उनको मिला, मेरी किस्मत में गम का रिकना था, दिल भी यारब कई दिए होते, तो एक गहराई इसमें उनको जो है तो मिली है। ये एक बात है, तो ये एक अतिया था और अच्छा हुआ कि इतनी मुश्किलों से, इतने गम से जो है तो वो गुजरे और एक आलमी शायर बन गए, एक लाफानी आलमी शायर जिसको कहना चाहिए। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया और आप वकील साहब की हिम्मत अफजाई भी कीजिएगा और उनका शुक्रिया भी अदा कीजिएगा कि गालिब अकेडमी उनके दम से जिंदा है और जिंदा रहेगी। ये इसमें कि इसकी जिंदगी में और इसकी तवानाई में कोई कम होने वाली, क्योंकि जब मैंने दिल की मानी लिखे ना, उसके अंदर दिल के मानी क्या है, एक तो वो कि ये एक उज्ज्वल ईसा है जो खून की गर्दिश कर रहा है और आप जिंदा है और ये बंद हो जाए
तो मर जाएंगे। एक शायर ने कहा कि मुझे जो डर है दिल जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। एक तो ये दिल है और एक वो दिल है जिसको गालिब ने कई मानों में इस्तेमाल किया है, मतलब गम दिल और पता नहीं क्या क्या जो है उसके अंदर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी आर कमल साहब, आप बहुत दूर से आते हैं 2 घंटे का सफर करके, और जिस तरह से आप आते हैं तो हफ्ते में एक बार होती है, और आपकी इसी से हम लोग सब कर लेते हैं, सब मिलकर हो जाता है। और जैसा कि गालिब इशारा किया था डॉक्टर कमल साहब ने कि और पिछले गुज़िश्ता सालों में जिस तरह से होता था प्रोग्राम, वो अब मुमकिन नहीं है। फिलहाल तो डरते डरते 12-2-3 प्रोग्राम हुए। पिछले एक गालिब एकेडमी महाना आदमी रशीद का भी एहतमाम करती है, और इस महीने में भी हुई थी। अल्लाह पेश किया जाए, उनके मिलाद पे प्रोग्राम किया जाए, और करते रहेंगे। और इस दौरान जो साहित्यकार, जो अदीब, जो शायर हमसे जुदा हो गए हैं कोविड पीरियड में, तो मेरी तजवीज़ है कि 2 मिनट की खामोशी के साथ उनको ज़ाहिर ताज़ीब किया जाए, उनके लिए दुआ की जाए। 2 मिनट आप लोग